क्लास 11th फिजिक्स के चैप्टर मोशन इन ए प्लेन में प्रोजेक्टाइल को हमने अभी पढ़ा और प्रोजेक्टाइल मोशन को और अधिक समझने के लिए अब हम उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड इन ए डायरेक्शन 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। कैलकुलेट ए द मैक्सिमम हाइट, बी the time taken by the ball to return to the same level, and C the distance from the thrower to the point where the ball returned to the same level। पहले इस क्वेश्चन से रिलेटेड डेटा को हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पर इनिशियल स्पीड गिवन है 28 मीटर पर सेकेंड एंड एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्री। इसको ड्रॉ कर लेते हैं। हमें इस क्वेश्चन में जो तीन चीज़ें निकालनी हैं वो है, एक तो मैक्सिमम हाइट, सेकंड पॉइंट है टाइम ऑफ फ्लाइट, मीन्स अगर ये पार्टिकल ओ से चलना स्टार्ट होता है और उसके बाद वापस ए पर आता है तो ओ से लेकर ए तक पहुंचने का टाइम, और तीसरा है इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज ओ ए। हम ये तीनों एक्सप्रेशन डेरिवेशन में निकाल चुके हैं। अगर डेरिवेशन से डायरेक्ट इस फार्मूले को रखा जाए तो इन तीनों की वैल्यू कुछ इस तरह से होगी। ये हैं वो वैल्यूज़ जो कि हमने डेरिवेशन में डिराइव की थी। मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, टाइम इज 2u साइन थीटा अपॉन g, एंड रेंज r इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। यहाँ पर हम u की वैल्यू 28 रखेंगे और थीटा की वैल्यू 30 रखेंगे, और g दिस इज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तीनों वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके हम ये आंसर्स निकाल सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हमें ये फार्मूले एग्ज़ाम में याद ना आए या इन फार्मूले को हम नहीं रिकॉल कर पाएँ? तो उस केस में इस क्वेश्चन को करने का तरीका सेम उसी तरह से होगा जैसा कि हमने डेरिवेशन में किया था। उस केस में इस u का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा u cos थीटा, और जब हम ये वैल्यूज़ यहाँ पर रखेंगे u की वैल्यू 28, cos थीटा इज़ cos 30 डिग्री। इसी तरह से इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, वो ऊपर की तरफ होगा, और वो होगा u sin थीटा। u की वैल्यू है 28 और sin थीटा इज sin 30, और यहाँ से u sin थीटा की वैल्यू आ जाती है 14 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि sin 30 की वैल्यू है हाफ और 28 इंटू हाफ से ये 14 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें वर्टिकल हाइट निकालने के लिए ये कंपोनेंट लेना होगा जो वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है, और हाइट निकालने के लिए हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, और यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट पर 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी 14 होगी, और इसकी वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो वही आंसर आएगा जो इसकी वैल्यू से आएगा। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो डेरिवेशन हमने किया है वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि उसके फाइनल फार्मूले। लेकिन ये है कि कई बार सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, तो ये सिंपल फार्मूले हमारे काम नहीं आते हैं। उस केस में डेरिवेशन वाले मेथड से ही हमें ये क्वेश्चन करना पड़ता है। अब हम आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, और लास्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पहले हम समझते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। हम ये जान चुके हैं 2 डायमेंशनल मोशन का मतलब है कोई भी ऐसा मोशन जो कि एक प्लेन पर हो। यहाँ पर ये बोर्ड एक प्लेन है, अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा हो तो उसमें हम कह सकते हैं कि ये एक 2 डायमेंशनल मोशन है, यानी कि मोशन इन ए प्लेन। यूनिफॉर्म क्या चीज़ है? ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट की स्पीड हमेशा सेम रहे, मीन्स अगर ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से चल रहा है वही स्पीड इसकी यहाँ है, वही स्पीड उसकी नीचे है, वही स्पीड इसकी ऊपर है, हर जगह वो अगर सेम स्पीड से चल रहा है
तो इस तरह का मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। इस मोशन में जो ये वर्ड है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब है एक समान, एक तरह से। तो यूनिफॉर्म जो है वो सिर्फ स्पीड के लिए लिखा जाता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मींस कांस्टेंट स्पीड से होने वाला सर्कुलर मोशन ही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। लेकिन इसको थोड़ा सा और ढंग से समझते हैं। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा एक्सीलरेशन। जब भी मोशन में एक्सेलरेशन नाम का वर्ड आता है तो हम समझ सकते हैं यहाँ पर जो भी वेलोसिटी होगी वो टाइम के साथ साथ चेंज होगी। तो एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी। अब हम देखते हैं वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी वास्तव में दो चीज़ों से मिलकर बनी है, एक तो स्पीड और एक डायरेक्शन। तो यहाँ पर जब हम चेंज इन वेलोसिटी बोल रहे हैं तो इसका मतलब है वेलोसिटी के दोनों पार्ट में चेंज हो सकता है, आइदर स्पीड और डायरेक्शन। यहाँ पर हमने लिखा है वेलोसिटी के दो पार्ट हैं, स्पीड और डायरेक्शन। और जब हम बात कर रहे हैं चेंज की तो यहाँ पर तीन तरह की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। या तो ऑब्जेक्ट की दोनों चीज़ें चेंज हो रही हो, मीन्स स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ आर चेंजिंग विद टाइम, या फिर सिर्फ उसकी स्पीड चेंज हो रही हो और डायरेक्शन फिक्स हो। ऐसे केस में जब डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो ये ऑटोमेटिक एक स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा। और तीसरा केस है सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो। डायरेक्शन चेंज का मतलब है स्पीड उसकी सेम रहेगी। तो ये केस है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस, जहाँ पर ऑब्जेक्ट की सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी। और इससे हमें एक बात पता चलती है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होने का मतलब है उसकी वेलोसिटी चेंज होना, वेलोसिटी चेंज होने का मतलब है एक्सेलरेशन होना। तो नाम में यूनिफॉर्म आने से ये तो पक्का है कि उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी, बट उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए ये एक एक्सीलरेटेड मोशन है। तो इस मोशन में हम ये पता लगाएंगे ये किस तरह का एक्सेलरेशन है जो स्पीड को चेंज नहीं कर रहा है, और उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, उस एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन क्या होता है, यही सब हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए एक सर्कुलर डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ हमने एक सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सर्कल बनाया हुआ है और मान लेते हैं मोशन की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। ये सर्कल इस तरह से है कि इसकी रेडियस को हम r मान लेते हैं और पार्टिकल जिस स्पीड से चल रहा है उस स्पीड को v मान लेते हैं। v हर जगह फिक्स रहेगी। यहाँ पर हम दो पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B। A पॉइंट पर हम रेडियस ड्रॉ करते हैं, वो रेडियस है r। इसी तरह से B पॉइंट पर भी एक रेडियस ड्रॉ करते हैं, वो रेडियस भी होगी r। लेकिन रेडियस तो लेंथ है, और अगर इसको हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करें तो A वाली रेडियस और B वाली रेडियस, दोनों रेडियस की डायरेक्शंस अलग अलग हैं। इसलिए जब इनका रेडियस वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगा तो इनका नाम बदल दिया जाएगा। तो इसका नाम 1 और इसका नाम 2 कर दिया, दोनों के दोनों अब वेक्टर हो गए हैं। हम यहाँ कह सकते हैं इन दोनों का मैग्नीट्यूड रेडियस r के इक्वलेंट है। मैग्नीट्यूड का मतलब है r1 का मैग्नीट्यूड मीन्स मॉड्यूलस ऑफ r1, ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, एंड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ r2। मीन्स दिखने में ये जो अलग अलग हैं इनका मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अलग है। पार्टिकल की इन दोनों पोजीशन के बीच का एंगल हम मान लेते हैं डेल्टा थीटा। अब हम मानते हैं A पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी। A पॉइंट पर वेलोसिटी इस टेंजेंट से रिप्रेजेंट करेंगे, B पॉइंट पर वेलोसिटी इसी तरह से एक टेंजेंट और बनाएंगे और उससे रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों की स्पीड तो सेम है, लेकिन वेलोसिटी का मतलब है स्पीड के साथ डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन। और यहाँ डायरेक्शन है कहीं ऊपर की तरफ टुवर्ड राइट, और यहाँ डायरेक्शन है कहीं ऊपर की तरफ टुवर्ड लेफ्ट। तो मीन्स इन दोनों वेलोसिटीज़ को भी वेक्टोरिकली जब रिप्रेजेंट करेंगे
तो अलग अलग नाम देंगे। तो इसका नाम हम मान लेते हैं v1 और इसका नाम मान लेते हैं v2। अब हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है और हम जानते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। मीन्स हमें दोनों वेलोसिटीज़ का डिफरेंस देखना है। डिफरेंस देखने के बाद टाइम से डिवाइड करेंगे, तब हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा। सबसे पहले देखते हैं इस वेलोसिटी के डिफरेंस को यानी डेल्टा v को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ इस केस में फाइनल वेलोसिटी है v2, इनिशियल वेलोसिटी है v1, तो डेल्टा v की वैल्यू होगी v2 माइनस v1। तो पहले हम डायग्राम से v2 माइनस v1 को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। ये हम जानते हैं ग्राफिकल मेथड से, जब भी इस तरह का केस आता है तो पहले हम वेक्टर v2 बनाते हैं, उसके बाद हेड से हम दूसरा वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं और उसका रिजल्टेंट होता है इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिलाने वाला। यही काम हम यहाँ पर करते हैं। मान लेते हैं इस सर्कुलर पाथ का एक डायमीटर इस तरह से होता और यहाँ किसी पॉइंट पर हम v2 माइनस v1 को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो पहले बनाएंगे हम v2 वेक्टर। तो v2 वेक्टर है ये, सेम ऐसा ही वेक्टर हम यहाँ बनाते हैं। तो ये हो गया v2 वेक्टर। ये एक रफ डायग्राम है जो कि सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम बना रहे हैं। अब इस v2 वेक्टर के हेड से हमें दूसरा वेक्टर बनाना है और दूसरा वेक्टर है माइनस v1। मीन्स ये v1 है तो माइनस v1 का मतलब है जस्ट इसका अपोजिट। तो इसका अपोजिट वेक्टर बनाने के लिए ये एरो नीचे की तरफ आना चाहिए। तो यहाँ से हम बनाते हैं v1, इस तरह से हम v1 बनाएंगे। दिस इज v1। दोनों वेक्टर की लेंथ की बात करते हैं। क्योंकि v1 और v2 सेम स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इन दोनों की लेंथ सेम होगी। तो ये एक ऐसा ट्राइंगल बनने वाला है जिसकी दो साइड सेम है। मीन्स ये जिस पॉइंट से स्टार्ट होगा उसी की हॉरिजॉन्टल लाइन पर ये ख़त्म भी होगा। अब इसकी इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिला देते हैं। तो ये है इसका इनिशियल पॉइंट, ये है इसका फाइनल पॉइंट। इनिशियल को फाइनल से मिलाएंगे तो ये बनेगा रिजल्टेंट यानी कि डेल्टा v। मैं फिर से आपको बताता हूँ, डेल्टा v निकालने के लिए हमने v2 माइनस v1 को निकाला, v2 को पहले बनाया, फिर माइनस v1 को बनाया जो v1 का अपोजिट है, दोनों की लेंथ को सेम रखा और इनिशियल को फाइनल से मिला दिया, तब हमें मिला डेल्टा v। और यहाँ से हमें पता लगता है ये जो एक्सेलरेशन हम निकालने वाले हैं, ये एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में डेल्टा v होगा, और वो डायरेक्शन है सेंटर की तरफ। तो हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन काम करता है वो सेंटर की तरफ होता है। हमने लिखा है डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज टुवर्ड सेंटर, और सेंटर की तरफ होने की वजह से ही इसका नाम होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाकई में एक एक्सेलरेटेड मोशन है और उस एक्सेलरेशन का काम है सिर्फ डायरेक्शन चेंज करना, और उसकी डायरेक्शन होती है सेंटर की तरफ। अब हम निकालेंगे इसका एक्सप्रेशन कि इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। इस डायग्राम में हम देखते हैं यहाँ पर एक ट्राइंगल है जिसकी दोनों साइड दो वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है और एक साइड उनके डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। मान लेते हैं इस ट्राइंगल का नाम है P, Q एंड R। अब आते हैं इस डायग्राम पर। इस डायग्राम में अगर A और B को मिला दिया जाए और इस बीच वाली डिस्टेंस को x मान लिया जाए, तब हम देखते हैं ये x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। R1 की डायरेक्शन है O से लेकर A की तरफ, इस x की डायरेक्शन को मान लेते हैं A से लेकर B की तरफ। तो हम ये कह सकते हैं पहला वेक्टर है R1, दूसरा वेक्टर है x, तो R2 इनका रिजल्टेंट होगा।
मीन्स पहला वेक्टर प्लस दूसरा वेक्टर इज इक्वल टू R2। इसको नोट कर लेते हैं। फर्स्ट वेक्टर R1, सेकेंड वेक्टर X और रिजल्टेंट हो जाएगा R2। यहाँ से अगर हम X को निकालना चाहें तो वेक्टर X इज इक्वल टू R2 माइनस R1। इससे हम ये कह सकते हैं जिस तरह से इन वेलोसिटी के डिफरेंस को डेल्टा V से रिप्रेजेंट किया, तो इस X को जो कि दोनों रेडियस वेक्टर के डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम X की जगह डेल्टा R भी लिख सकते हैं। तो इस X को हम डेल्टा R लिख लेते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमें एक ट्राइंगल और मिला और वो ट्राइंगल है OAB। पहले इन दोनों ट्राइंगल को समझते हैं। इस ट्राइंगल की दोनों साइड सेम है, यहाँ इस ट्राइंगल की भी दोनों साइड सेम है। ये एंगल इसका भी सेम है, ये एंगल इसका भी सेम है। तो हम कह सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल कहे जा सकते हैं। अगर ये सिमिलर ट्राइंगल हैं तो इनकी साइड का रेशियो भी हम कंपेयर कर सकते हैं कुछ इस तरह से। हम यहाँ पर देखते हैं एक साइड डेल्टा V और बाकी दूसरी साइड की वैल्यू डेल्टा V अपॉन V। उसी तरह से यहाँ पर डेल्टा R अपॉन R। मीन्स ट्राइंगल की दो साइड का रेशियो जो यहाँ से निकाला वही हमने यहाँ से निकाला और सिमिलर ट्राइंगल होने की वजह से ये रेशियो सेम होगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू V इंटू डेल्टा R अपॉन R। हम निकालना चाहते हैं एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसको डेल्टा T से डिवाइड करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ डेल्टा T से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी डेल्टा T और यहाँ पर भी डेल्टा T। और इस तरह से हम देखते हैं ये एक्सप्रेशन तो हो जाएगा एक्सेलरेशन का और यहाँ हमें मिलेगा V डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, जो कि स्पीड को रिप्रेजेंट करती है। मीन्स ये एक्सप्रेशन स्पीड होगा तो इसको स्पीड लिखते हैं और नीचे हो जाएगा R। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी V स्क्वायर अपॉन R। तो ये हुआ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है। इसकी डायरेक्शन बाहर से सेंटर की तरफ और एक्सप्रेशन होगा V स्क्वायर अपॉन R। मीन्स अगर हमें स्पीड और रेडियस मालूम है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हमने V स्क्वायर अपॉन R से रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और है। अब उस तरीके को भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। ये फॉर्मूला हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। आर्क है यहाँ पर A से लेकर B तक की डिस्टेंस, जिसको कि AB लिखा। एंगल है इस AB आर्क की वजह से सेंटर पर जो एंगल बना वो डेल्टा थीटा है और रेडियस है इस सर्कुलर पाथ की रेडियस R। यहाँ पर हम कह सकते हैं ये डिस्टेंस जो आर्क की फॉर्म में है वो थीटा के साथ साथ बदलती है। मीन्स अगर A से लेकर पूरा साइकिल हो चुका है तो सेंटर पर एंगल हो जाएंगे 360 डिग्री। अगर A से लेकर डायमेट्रिक अपोजिट पॉइंट तक ही ऑब्जेक्ट पहुंचा है तो एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। मीन्स कहने का मतलब ये है डिस्टेंस और एंगल के बीच में भी एक रिलेशन होता है। एक और मज़े की बात है, अगर हम इस सर्कल का पूरा एक रोटेशन कंसीडर करें तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट होगा 0। मीन्स अगर कोई हमसे वेलोसिटी पूछेगा एक साइकिल की तो वो हमें 0 बतानी पड़ेगी। लेकिन उस केस में अगर हम एंगल से उसको रिप्रेजेंट करें तो वहाँ पर 0 से अलग वैल्यू भी आ जाती है। तो यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एंगल की फॉर्म यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट हमने पहले लीनियर फॉर्म में माना था उसको हम एंगुलर फॉर्म में मानेंगे और देखते हैं उससे क्या फ़र्क पड़ता है। जो डिस्प्लेसमेंट लीनियर फॉर्म में डेल्टा R था और एंगुलर फॉर्म में वो हो जाएगा डेल्टा थीटा, जो एक दूसरे के कंपैरिजन में है। ये वैल्यू डेल्टा R है और इसके इक्वलेंट एंगल है डेल्टा थीटा।
अगर इन दोनों को टाइम से डिवाइड कर दें तो हम ये जानते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये होगी वेलोसिटी, जिसको हम बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी, और एंगल अपॉन टाइम से भी ये वेलोसिटी जैसी ही टर्म आएगी और इसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। और इस एंगुलर वेलोसिटी को जिस टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं उसका नाम है ओमेगा, जो कि दिखने में कुछ कुछ W जैसा होता है। तो ये है लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फ़र्क और उससे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब हम देखते हैं हमारे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम किस तरह से ओमेगा की टर्म में भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को लिखा एंगल इंटू रेडियस की फॉर्म में, तो डेल्टा आर की जगह लिखा डेल्टा थीटा इंटू आर। अब हम जानते हैं डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी ये तो एंगुलर वेलोसिटी है, तो अगर इसको ओमेगा लिख देंगे तो वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का एक रिलेशन हमारे सामने आता है और वो है v इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो ये रिलेशन है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन। इस रिलेशन की हेल्प से ही हम एक्सेलरेशन की वैल्यू भी चेंज कर लेते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन है v स्क्वायर अपॉन आर। अगर v की जगह हम ओमेगा आर लिख दें तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। v की जगह ओमेगा आर लिखने से दिस इज ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। डिनोमिनेटर में एक r होने से ये r कैंसिल हो जाएगा और रिजल्टेंट बचेगा ओमेगा स्क्वायर r। तो इस तरह से एक्सेलरेशन को ओमेगा की टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन हैं जो सर्कुलर मोशन से रिलेटेड हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। टाइम पीरियड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल T। टाइम पीरियड होता है सिंपली एक साइकिल का टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका एक राउंड पूरे होने में जितना टाइम लगेगा वही होता है टाइम पीरियड। सेकंड है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकंड, यानी एक सेकंड में ऑब्जेक्ट कितने चक्कर काटता है। अब हम यहाँ से देखते हैं टाइम पीरियड होता है एक साइकिल का टाइम, मीन्स टी टाइम में ये ऑब्जेक्ट 1 रिवॉल्यूशन पूरा करता है, यानी एक चक्कर काट लेता है। तो इस समय अगर हम 1 सेकंड का टाइम निकालेंगे तो इट विल बी 1 अपॉन टी। और फ्रीक्वेंसी है एक सेकंड में नंबर ऑफ रोटेशन, मीन्स फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1 अपॉन टी। फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने का जो लेटर है वो है न्यू। ये थोड़ा वी जैसा बनता है जो नीचे से थोड़ा सा तिरछा होता है, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा न्यू इक्वल टू 1 अपॉन टी। तो इस तरह से टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी हम दोनों को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी निकालना चाहेंगे तो हम जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी होती है थीटा अपॉन टी। थीटा है सेंटर पर बने हुए एंगल और टाइम है उस ऑब्जेक्ट ने उस एंगल को बनाने में कितना टाइम लगाया। मानिए कि ये थीटा पूरे सर्कल का एंगल होता तो ये एंगल होता 360, मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई। और अगर पूरा चक्कर काट ही लिया है तो पूरे चक्कर का टाइम होता है टाइम पीरियड, दैट इज टी। तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे टी से। और यहाँ पर हम जान चुके हैं 1 अपॉन टी को न्यू लिख सकते हैं, तो यहाँ पर भी 1 अपॉन टी को न्यू लिख दें तो ओमेगा का एक फार्मूला और आ जाता है, दैट इज़ 2 पाई न्यू। तो इस तरह से हम एक के बाद एक कन्वर्जन करते चले जाते हैं। तो हमने पढ़ा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर अपॉन आर, ये हमने सबसे पहले एक्सप्रेशन निकाला। उसके बाद वेलोसिटी की टर्म को अगर एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में रख दें तो ये हो जाता है दिस इज़ ओमेगा स्क्वायर आर। अगर हम ओमेगा को 2 पाई न्यू रख दें तो इसका एक नया फार्मूला आ जाता है एंड दैट इज़ 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर आर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं
सिंपल से लगने वाले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन की 3 नए तरह के एक्सप्रेशन हमें मिलते हैं। तो ये था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और इसको और ज़्यादा समझने के लिए हम जब इसके न्यूमेरिकल करेंगे तो इसके बारे में और ज़्यादा समझ पाएंगे।